श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है कि अंतर्दशा और प्रति अंतर्दशा के सहयोग से किसी होने वाली संभावित घटना के समय का निर्धारण करने में किस प्रकार से मदद मिल सकती है। इसके साथ ही गोचर भी विचारणीय होता है, उस पर भी सामान्य विचार करेंगे। लेकिन महर्षि पाराशर के द्वारा बताए गए सूत्रों के अनुसार अंतर्दशा और प्रत्यंतरदशा के स्वामियों के आधार पर घटना का समय किस प्रकार निर्धारित करें, उस पर विचार करेंगे। क्योंकि दशा काल बहुत लंबा होता है और अंतर्दशा काल कुछ ही वर्षों का होता है, 1 वर्ष से 3 वर्ष कुछ समय तक हो सकता है। प्रति अंतर्दशा काल महीनों में आ जाता है। तो दशा के आधार पर ही अंतर्दशा स्वामी और प्रति अंतर्दशा स्वामी अपना फल निर्धारित करते हैं, फल प्रदान करते हैं। क्योंकि दशा काल 20 वर्ष तक का भी हो सकता है और कोई घटना कब होगी उसके लिए हमें अंतर्दशा और प्रत्यंतरदशा के स्वामी तक अवश्य ही जाना चाहिए, उनका विचार करना चाहिए। यदि हम अभ्यास कर सकते हैं तो सूक्ष्म दशा और प्राणदशा का भी विचार कर सकते हैं। लेकिन आज की दशा में केवल अंतर्दशा और प्रत्यंतरदशा का ही विचार करेंगे। इन्हीं सिद्धांतों को अपनाकर आप आगे भी बढ़ सकते हैं, प्राणदशा और सूक्ष्म दशा का भी विचार कर सकते हैं। तो महर्षि पाराशर ने जो सिद्धांत बताए हैं, पहले उनका विचार करेंगे और उनके आधार पर एक जन्म कुंडली में उदाहरण के आधार पर एक घटना का निर्धारण किस प्रकार से होता है उस पर विचार करेंगे। तो पहले देखते हैं महर्षि पाराशर के द्वारा बताई गई उन सिद्धांतों को जो अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा आदि के सभी स्वामियों पर पूर्णतः लागू होते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक राशि के 3 भाग करने पर द्रेषकाण प्राप्त होता है। 30 अंश की एक राशि होती है और 10 अंश का एक द्रेषकाण होता है। एक राशि में 3 द्रेषकाण होते हैं। 0 से 10 अंश तक पहला द्रेषकाण होता है, 10 अंश से 20 अंश तक दूसरा द्रेषकाण होता है और 20 अंश के बाद 30 अंश तक अंतिम द्रेषकाण या तीसरा द्रेषकाण होता है। तो महर्षि पाराशर जी ने अपने ग्रंथ बृहद पाराशर होरा शास्त्र में बताया है कि कोई ग्रह अपने जिस द्रेषकाण में होता है उसके कालखंड में वह अपना प्रभाव दिखाता है, अपना फल प्राप्त कराता है, घटना का निर्धारण तय करता है। यदि कोई ग्रह अपनी पहले द्रेषकाण में है तो वह अपने अंतर्दशा काल के या प्रत्यंतरदशा काल के जो 3 भाग करने पर पहला भाग आएगा उसमें वह अपना फल प्रदान करेगा। यदि वह दूसरे यानी मध्य के द्रेषकाण में होगा तो वह मध्य भाग के खंड में अपना फल प्रदान कराएगा। यदि वह अंतिम द्रेषकाण में होता है तो वह अपना फल अपने अंतिम भाग में प्रदान कराएगा। तो कोई ग्रह जिस द्रेषकाण में होता है उसी द्रेषकाण के कालखंड में जो उसकी दशा के कालखंड को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, उसकी प्रत्यंतरदशा के कालखंड को 3 भागों में बांट कर देख सकते हैं। तो जिस भाग में कोई ग्रह विराजमान होता है वह उसी कालखंड में अपना फल प्रदान करता है। वक्री ग्रहों के लिए इस नियम को उल्टा कर देते हैं। राहु हो, केतु हो जो सदैव वक्री होते हैं, अथवा अन्य 5 ग्रहों में बुध, शनि, मंगल, शुक्र आदि जो वक्री होते हैं, तो उनके लिए यह नियम विपरीत क्रम में होता है। यदि वह प्रथम द्रेषकाण में होते हैं तो वह अंतिम समय में या अंतिम कालखंड में अपना फल प्रदान करेंगे। यदि वह मध्य द्रेषकाण में होंगे तो अपना फल मध्य भाग में प्रदान करेंगे और यदि वह अंतिम द्रेषकाण में विराजमान होंगे तो दशा काल के प्रारंभिक खंड में ही वह अपना फल प्रदान करने के लिए तत्पर होते हैं। लेकिन उस समय पर शनि और गुरु का, सूर्य और चंद्रमा का विशेषकर गोचर तत्काल समय पर संबंधित भाव को या संबंधित भाव के स्वामी को या भाव से भाव और या भाव से भाव के स्वामी को दृष्टि या युति के द्वारा प्रभावित करना चाहिए।
संबंधित फल कैसा होगा, उस भाव से संबंधित शुभ होगा अथवा अशुभ होगा, यह देखने के लिए जब अंतर्दशा काल प्रारंभ हो रहा हो या प्रति अंतर्दशा काल प्रारंभ हो रहा हो, तो उस प्रारंभ समय पर उस स्वामी की, जो गृह स्वामी है, जिसकी दशा का हम विचार कर रहे हैं, अंतर्दशा का विचार कर रहे हैं, प्रत्यंतर का विचार कर रहे हैं, तो उस समय गोचर में वह ग्रह यदि लगन या चंद्रमा से शुभ भाव में, केंद्र में, त्रिकोण में चल रहा हो, अपनी मित्र राशि में हो, उच्च राशि में हो, स्वराशि में हो, तो वह अपना अच्छा और शुभ प्रभाव अपने उस कालखंड में देने के लिए तत्पर होता है। यदि उसकी स्थिति अशुभ भाव में हो, छठवें, आठवें, 12वें भाव में हो, तात्कालिक समय पर गोचर में जब दशा का प्रारंभ हो रहा हो उसका, भले ही वह अंतर्दशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, तो उस समय पर यदि वह नीच राशि में, शत्रु राशि में या त्रिक भाव में गोचर कर रहा हो, तो उसका प्रभाव अशुभ और खराब हो सकता है। लेकिन इसमें भी वक्री का विचार करेंगे कि यदि उच्च का ग्रह वक्री होगा तो उसकी शुभता में कमी आ जाएगी, और यदि कोई ग्रह वक्री होकर अपनी नीच राशि में, शत्रु राशि में होगा, तो उसकी अशुभता में कमी आ जाएगी और शुभ फल देने के लिए तत्पर होगा। आरंभ समय में हम ग्रह के वाहन का विचार भी कर सकते हैं, जो पहले आपको बताया जा चुका है। शनि के वाहन आदि का निर्धारण करने में उसका विचार भी कर सकते हैं। और वक्री ग्रह के बारे में आपको पहले बताया गया कि वक्री ग्रह की गणना हम विपरीत क्रम से करते हैं। अब आगे एक जन्म पत्रिका पर उदाहरण के साथ इसको अपना कर देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसका विचार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपके सामने श्रीमती इंदिरा गांधी की जन्म पत्रिका प्रस्तुत है, जहां पर ग्रहों के अंश आदि भी दिए हैं, प्रत्यंतरदशा और अंतरदशा के प्रारंभ काल और अंतिम काल भी दिए हैं। तो यह हम देखते हैं कि राहु में, शनि में जब गुरु होता है तो उस कालखंड में उन्हें अपनी पुत्र की प्राप्ति होती है। श्री राजीव गांधी का जन्म होता है 20 अगस्त 1944 को। तो पहले हम विचार करते हैं अंतर्दशा स्वामी के आधार पर। अंतर्दशा प्रारंभ होती है 19 दिसंबर 1941 को, जो 25 अक्टूबर 1944 तक रहेगी, क्योंकि शनि अंतिम दृष्कांड में है, तीसरे दृष्कांड में है, तो इसे अपना फल अंतिम कालखंड में देना था। तो दशा काल समाप्ति से लगभग 2 महीने 5 दिन पहले उन्होंने अपना फल प्रदान किया। अब दूसरा देखते हैं जो प्रत्यंतर दशा है, राहु में, शनि में, गुरु। तो गुरु का प्रत्यंतर आता है 8 जुलाई 1944 को और समाप्ति होती है 25 अक्टूबर 1944 को। तो इस तरह से यहाँ पर गुरु को हम देखें तो गुरु वक्री हैं और मध्य दृष्कांड में हैं, इसलिए उन्हें अपने मध्य कालखंड में अपना फल प्रदान करना होगा। तो गणना के हिसाब से वह अपना फल मध्य कालखंड में ही प्रदान कर देते हैं। तात्कालिक गोचर को हम देखेंगे तो आपने देखा होगा कि सूर्य की सिंह राशि में, जो उनकी जन्म लगन है राजीव गांधी की, उसी में लगभग अधिकांश ग्रह बैठे हैं और शनि मिथुन राशि में बैठे हैं। तो मिथुन राशि के शनि गोचर में मंगल को देखते हैं, जो उनका पंचमेश है, और शेष अन्य ग्रह सूर्य और चंद्रमा, गुरु, शुक्र सहित सिंह राशि से ही गोचर कर रहे होते हैं। यह गोचर का प्रभाव है। अब देखते हैं तात्कालिक दशा आरंभ के समय में उस ग्रह की स्थिति क्या थी। तो 19 दिसंबर 1941 को जब राहु में शनि की दशा प्रारंभ होती है, तो उस समय शनि वक्री होकर मेष राशि में प्रवेश कर चुके थे, वृष राशि से वक्री होकर आए थे, और वृष राशि उनके गुरु की राशि है, जहाँ पर गुरु विराजमान है, जिसकी पंचम भाव पर दृष्टि है। और शनि क्योंकि वक्री होकर अपनी नीच राशि में आए हैं, तो अपना फल शुभता में ही प्रदान करेंगी, और लग्नेश चंद्रमा पर उनकी दृष्टि जाती है।
तो इस तरह से शनि अपना फल प्रदान करने के लिए तत्पर है, शुभता के रूप में, संतान प्राप्ति के रूप में। अब हम गुरु का विचार करते हैं तो 8 जून 1944 को जब राहु में शनि में गुरु का प्रत्यंतर दशा प्रारंभ होता है तो उस समय पर गुरु अपने अंतिम नवांश में अपनी उच्च राशि में कर्क राशि में, जो इनके लिए जन्म की राशि है, जन्म की लग्न है, वहां पर गोचर कर रहे हैं, पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। एक विचार और में महत्वपूर्ण होता है कि शनि भी उस समय गुरु के ही नवांश में गोचर कर रहे हैं, क्योंकि मेष राशि के अंतिम नवांश में धनु नवांश होता है और गुरु भी उच्च राशि के होकर अपने अंतिम नवांश में यानी मीन राशि के नवांश में गुरु के ही नवांश में होते हैं। तो अंतर्दशापति भी और प्रत्यंतर्दशापति भी दोनों गुरु के ही नवांश में गोचर करते हैं अपने दशा काल के प्रारंभ काल में। और गुरु क्योंकि संतान का कारक होता है और संतान भाव को अपनी सप्तम दृष्टि से देख भी रहा है, इसलिए राहु में शनि में गुरु संतान प्राप्ति के लिए एक शुभता भरा योग प्रदान करते हैं, एक प्रॉमिस प्रदान करते हैं। और तात्कालिक गोचर जब सिंह राशि में यानी पंचमेश के ऊपर से अधिकांश ग्रहों का गोचर होता है सूर्य और चंद्रमा सहित, और शनि की वहाँ तात्कालिक दृष्टि होती है, तब उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से हम एक सामान्य नियम के आधार पर बड़ी सरलता से किसी घटना के निर्धारण होने का विचार कर सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।